आज सुबह की ताज़ा रिपोर्टों के अनुसार अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत बिना किसी प्रत्यक्ष हमले या टकराव के हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक गुजर गए हैं। ईरान की ओर से इस बार कोई सैन्य कार्यवाही नहीं की गई है, लेकिन पूरे क्षेत्र में तनाव अभी भी अपने चरम पर बना हुआ है। अमेरिकी रक्षा विभाग स्थिति पर पैनी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इस समुद्री मार्ग से दुनिया के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है। युद्धपोतों की ये सुरक्षित आवाजाही वैश्विक बाजारों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि किसी भी छोटे से टकराव से तेल की कीमतों में भारी उछाल आने की संभावना थी। वर्तमान में अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि ईरान ने इस पर आपत्ति जताई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें वर्तमान में बेहद अस्थिर बनी हुई हैं और ये $105 के आसपास घूम रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता के कारण कीमतों में ये उतार चढ़ाव जारी रहने की उम्मीद है। यदि होर्मुज़ जलडमरू मध्य में तनाव और बढ़ता है तो भविष्य में कीमतें और भी ऊपर जा सकती हैं। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इस समय ऊर्जा संकट का सामना कर रही हैं और तेल की बढ़ती कीमतें मुद्रास्फीति को और अधिक बढ़ावा दे सकती हैं। विभिन्न देशों की सरकारें अब अपने रणनीतिक तेल भंडार का उपयोग करने पर विचार कर रही हैं ताकि कीमतों को नियंत्रित किया जा सके। होर्मुज़ जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग माना जाता है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। यदि ये मार्ग किसी भी कारण से बंद होता है तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के हिलने का खतरा पैदा हो जाएगा। ये मार्ग मध्य पूर्व के उत्पादकों को एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के प्रमुख बाजारों से जोड़ता है। इस क्षेत्र में सुरक्षा बनाए रखना केवल अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के हित में है। तेल टैंकरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि ऊर्जा सुरक्षा को कोई खतरा न पहुंचे। पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरतों का लगभग 60% और रसोई गैस का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री मार्ग से आयात करता है। आपूर्ति में किसी भी तरह की बाधा सीधे तौर पर भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर असर डालेगी और देश की विकास दर को प्रभावित करेगी। भारत सरकार लगातार खाड़ी देशों के संपर्क में है ताकि तेल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ सकता है, जिससे रुपया कमजोर होने की संभावना है। युद्ध के दौरान भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता का परिचय देते हुए रूस से तेल का आयात बढ़ाकर 19 लाख बैरल प्रतिदिन कर दिया था। ये भारत के कुल तेल आयात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, जिससे देश को कीमतों में कुछ राहत मिली है। रूस से आने वाला सस्ता कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुआ है। हालांकि पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बीच इस व्यापार को जारी रखना एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों और ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोपरि रखेगी और किसी भी बाहरी दबाव में नहीं आएगी। भारत ने अब ईरान से दोबारा कच्चे तेल की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी रिलायंस को ईरानी टैंकरों को अपने बंदरगाहों पर जगह देने की अनुमति मिल गई है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला अधिक लचीली बनेगी। ये कदम भारत की ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति का हिस्सा है। ईरान के साथ व्यापार फिर से शुरू होने से परिवहन लागत में कमी आने की उम्मीद है, क्योंकि ये भौगोलिक रूप से भारत के काफी करीब है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर मोलभाव करने की शक्ति मिलेगी। वैश्विक उथल-पुथल के कारण भारत में रसोई गैस का संकट गहराता जा रहा है और खाना पकाने वाली गैस की कीमतें बढ़ी हुई हैं। इसका सीधा असर मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों के बजट पर पड़ा है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस की कमी का असर देश के यूरिया संयंत्रों पर भी पड़ा है, जिससे कृषि क्षेत्र के लिए उर्वरक उत्पादन में चुनौतियां पैदा हो गई हैं। यदि गैस की आपूर्ति जल्द ही सामान्य नहीं हुई तो खाद्य सुरक्षा के मोर्चे पर भी नई समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। सरकार वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और सब्सिडी के माध्यम से आम जनता को राहत देने की कोशिश कर रही है। हवाई ईंधन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए एयर इंडिया ने अपने टिकटों पर ईंधन अधिभार बढ़ा दिया है। इस फैसले से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा काफ़ी महंगी हो गई है, जिससे यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। एयरलाइन उद्योग पहले से ही उच्च परिचालन लागत से जूझ रहा है और तेल की कीमतों में अस्थिरता ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। आने वाले पर्यटन सीजन में हवाई टिकटों की कीमतों में और अधिक उछाल आने की संभावना जताई जा रही है। यात्री अब उड़ानों के विकल्प के रूप में अन्य परिवहन साधनों पर विचार करने लगे हैं। अमेरिकी युद्धपोतों के सुरक्षित रूप से गुजर जाने के बाद बाजार में ये उम्मीद जगी है कि तेल की आपूर्ति में फिलहाल कोई बड़ा व्यवधान नहीं आएगा,
इस घटना ने उन निवेशकों को कुछ शांति दी है जो बड़े युद्ध की आशंका से घबराए हुए थे। हालांकि विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ये राहत केवल अस्थायी हो सकती है। जब तक इस क्षेत्र में एक स्थायी शांति समझौता नहीं होता, तब तक आपूर्ति बाधित होने का खतरा बना रहेगा। वैश्विक तेल कंपनियां अब जोखिम प्रबंधन के नए तरीके अपना रही हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। मोदी सरकार ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के तहत ऊर्जा सुरक्षा को अपना मुख्य एजेंडा बनाने पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। भारत का लक्ष्य ब्रिक्स देशों के बीच एक मजबूत ऊर्जा गठबंधन बनाना है ताकि वैश्विक बाजार में उनकी सामूहिक आवाज मजबूत हो सके। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार ऊर्जा की सस्ती और सुगम पहुंच की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस रणनीति के तहत रूस, चीन और अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर ऊर्जा बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने की योजना है। भारत अपनी अध्यक्षता का उपयोग विकासशील देशों की ऊर्जा जरूरतों को वैश्विक स्तर पर उठाने के लिए करेगा। रूस और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य और आर्थिक संबंधों ने पश्चिमी देशों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दोनों देशों ने हाल ही में कई स्मार्ट डील्स पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र शामिल हैं। ये गठबंधन मध्य पूर्व और मध्य एशिया में शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता रखता है। रूस को अब अपने ऊर्जा निर्यात के लिए नए बाजारों की आवश्यकता है, जबकि ईरान को तकनीकी और सैन्य सहयोग की तलाश है। इन दोनों देशों के बीच का ये सहयोग वैश्विक राजनीति में एक नया ध्रुवीकरण पर आ रहा है, जिसे नज़रअंदाज करना अब संभव नहीं है। रूस, चीन और ईरान के बीच बनता हुआ नया धुरी या एक्सिस अब और भी मजबूत दिखाई दे रहा है। ये तीनों देश विभिन्न स्तरों पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं ताकि अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दी जा सके। सैन्य अभ्यास से लेकर आर्थिक गलियारों तक उनका समन्वय बढ़ता जा रहा है। चीन इस गठबंधन को अपनी आर्थिक शक्ति के माध्यम से सहारा दे रहा है, जबकि रूस सैन्य अनुभव साझा कर रहा है। ईरान इस धुरी का एक महत्वपूर्ण केंद्र है जो ऊर्जा और रणनीतिक स्थिति प्रदान करता है। ये नया गठबंधन वैश्विक कूटनीति के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहा है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार रूस ने ईरान को आधुनिक ड्रोन तकनीक और खुफिया जानकारी प्रदान की है। इस सहयोग ने ईरानी सेना की निगरानी और हमला करने की क्षमताओं को काफ़ी बढ़ा दिया है। बदले में ईरान ने भी रूस को अपनी युद्धक तकनीकों और उपकरणों की आपूर्ति की है। ये रक्षा सहयोग क्षेत्र में सुरक्षा समीकरणों को बदल रहा है और पड़ोसी देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ड्रोन युद्ध अब आधुनिक संघर्षों का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है और इन दोनों देशों का इस क्षेत्र में साथ आना काफ़ी महत्वपूर्ण है। चीन ने ईरान को उच्च गुणवत्ता वाली उपग्रह इमेजरी और मिसाइल तकनीक प्रदान करके उसकी सैन्य शक्ति को मजबूत किया है। इस तकनीक के माध्यम से ईरान अपनी मिसाइलों की सटीकता को बेहतर बनाने में सक्षम हुआ है। चीनी उपग्रहों की मदद से ईरान अब क्षेत्र में हर गतिविधि पर बारीक नज़र रख सकता है। ये तकनीकी सहयोग केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष अनुसंधान में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। पश्चिमी देशों ने इस सहयोग पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है, लेकिन चीन और ईरान अब संबंधों को और गढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा को लेकर लाए गए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर रूस और चीन ने वीटो का उपयोग कर उसे रोक दिया है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य निगरानी को बढ़ाना था, लेकिन इन दोनों देशों ने इसे संप्रभुता के खिलाफ माना। इस वीटो के बाद सुरक्षा परिषद में गतिरोध पैदा हो गया है और पश्चिमी देशों ने इसकी कड़ी निंदा की है। ये घटना दर्शाती है कि वैश्विक मंच पर प्रमुख शक्तियों के बीच मतभेद कितने गहरे हो चुके हैं। अब इस मुद्दे पर किसी भी सर्वसम्मत समाधान की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अपने सहयोगी देशों की जमकर आलोचना की है। उन्होंने इन देशों को कागज का शेर बताते हुए कहा कि वे संकट के समय अमेरिका की कोई मदद नहीं करते हैं। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका इन देशों की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक खर्च कर रहा है, जबकि उसे बदले में कुछ नहीं मिल रहा। इस बयान के बाद इन देशों में हड़कंप मच गया है और वे अपनी सुरक्षा नीतियों पर पुनर्विचार कर रहे हैं। ट्रंप के इस रुख से अमेरिका के पुराने गठबंधन कमजोर होते दिख रहे हैं। दुनिया भर में ये महसूस किया जा रहा है कि अमेरिका के पुराने सैन्य और कूटनीतिक गठबंधन अब धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं। सहयोगियों के बीच बढ़ते अविश्वास और बदलती प्राथमिकताओं ने इन संबंधों में दरार पैदा कर दी है। कई देश अब अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपनी स्वतंत्र सुरक्षा क्षमताएं विकसित करने पर जोर दे रहे हैं। दूसरी ओर अमेरिका के विरोधियों का गठबंधन और अधिक मजबूत और एकजुट होकर उभर रहा है। ये वैश्विक व्यवस्था में एक बड़े बदलाव का संकेत है, जहां शक्ति का संतुलन अब बहुध्रुवीय होता जा रहा है। चीन ने हाल के दिनों में ताइवान पर अपना सैन्य और कूटनीतिक दबाव काफी बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही वो शांतिपूर्ण समाधान की बात भी कर रहा है।
ताइवान के आसपास चीनी लड़ाकू विमानों की घुसपैठ बढ़ गई है, जिससे युद्ध का खतरा महसूस होने लगा है। हालांकि चीनी नेतृत्व का कहना है कि वे एकीकरण के लिए बल प्रयोग के बजाय बातचीत को प्राथमिकता देना चाहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ताइवान की स्थिति पर गहरी नजर रखे हुए है, क्योंकि वहां किसी भी संघर्ष का असर वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति पर पड़ेगा। ताइवान भी अपनी सुरक्षा तैयारियों को पुख्ता करने में जुटा हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी मध्यस्थता में शांति वार्ता के प्रयास जारी हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े परिणाम या सफलता की खबर नहीं मिली है, क्योंकि दोनों पक्ष अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। रूस अपनी सुरक्षा चिंताओं और कब्जे वाले क्षेत्रों पर जोर दे रहा है, जबकि यूक्रेन अपनी पूर्ण संप्रभुता की मांग कर रहा है। अमेरिका इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक दबाव बना रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर लड़ाई अभी भी जारी है। दुनिया भर की नज़रें इन वार्ताओं पर टिकी हैं, क्योंकि ये युद्ध वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा बना हुआ है। इजरायल और लेबनान के बीच एक बहुत ही नाजुक युद्ध विराम लागू है, लेकिन क्षेत्र में तनाव अभी भी बरकरार है। सीमा पर छिटपुट झड़पें और धमकियां जारी हैं, जिससे किसी भी समय फिर से युद्ध छिड़ने का डर बना रहता है। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता ने समाधान को और कठिन बना दिया है। आम नागरिक इस अनिश्चितता के बीच डर के साए में जीने को मजबूर हैं। इजरायली वायुसेना ने लेबनान के भीतर स्थित हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। इजरायल का दावा है कि ये हमले उन हथियारों के गोदामों और प्रशिक्षण केंद्रों को निशाना बनाकर किए गए हैं जो उसकी सुरक्षा के लिए खतरा थे। इन हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जिससे हिंसा का एक नया दौर शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। लेबनान की सरकार ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। क्षेत्र के अन्य देश भी इस घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और शांति की अपील कर रहे हैं। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी है कि यदि पूरे क्षेत्र में व्यापक युद्ध विराम नहीं हुआ तो वे और भी भारी हमले करेंगे। उनका कहना है कि वे अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। ये बयान क्षेत्र में जारी तनाव को और अधिक भड़काने वाला माना जा रहा है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड की इस धमकी के बाद इजरायल और अमेरिका ने अपनी रक्षा प्रणालियों को और अधिक सतर्क कर दिया है। खाड़ी के अन्य देश इस स्थिति से चिंतित हैं, क्योंकि कोई भी बड़ा युद्ध उनके आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक विवादास्पद बयान में कहा है कि लेबनान को किसी भी क्षेत्रीय युद्ध विराम समझौते से बाहर रखा जाना चाहिए। ट्रंप का तर्क है कि जब तक लेबनान से आतंकवादी तत्वों का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता, तब तक उसे शांति वार्ता का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। उनके इस रुख ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और अरब देशों के बीच मतभेद पैदा कर दिए हैं। ईरान ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि वे पूरे क्षेत्र के लिए एक व्यापक युद्ध विराम चाहते हैं। ट्रंप की इस नीति से क्षेत्र में कूटनीतिक समाधान की राह और भी मुश्किल हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत वर्तमान में एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुकी है। हालांकि दोनों देशों के प्रतिनिधि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संवाद कर रहे हैं, लेकिन एक व्यापक और अंतिम समझौते पर पहुंचना अभी भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर गहरे मतभेद और पुराने अविश्वास की दीवारें इस प्रक्रिया को धीमी कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस वार्ता के परिणामों पर उत्सुकता से नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि इसका सीधा असर वैश्विक शांति और स्थिरता पर पड़ेगा। होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव का स्तर फिर से बढ़ गया है, क्योंकि वहां से हाल के दिनों में कई शक्तिशाली युद्धपोत गुजरे हैं। ये समुद्री मार्ग वैश्विक तेल व्यापार के लिए जीवन रेखा माना जाता है, और यहाँ किसी भी प्रकार की सैन्य सक्रियता पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए निरंतर निगरानी रखी जा रही है। जलडमरू मध्य में जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करना इस समय अंतर्राष्ट्रीय नौसेनाओं के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। उत्तर कोरिया ने आज एक बार फिर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए समुद्र की दिशा में कई अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया है। इस घटनाक्रम ने पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच गहरी चिंता पैदा कर दी है। उत्तर कोरिया का ये कदम उसकी मिसाइल तकनीक को और अधिक उन्नत बनाने के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है। दक्षिण कोरिया और जापान ने इस परीक्षण की कड़ी निंदा की है और इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बताया है। इस परीक्षण के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कड़ा कर दिया गया है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में दक्षिण कोरिया द्वारा प्रस्तावित शांतिपूर्ण कूटनीतिक पहल को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। प्योंगयांग के इस सख्त रुख ने क्षेत्र में सुलह की कोशिशों को एक बड़ा झटका दिया है। उत्तर कोरियाई नेतृत्व का कहना है कि वे किसी भी ऐसी वार्ता में शामिल नहीं होंगे जो उनके संप्रभु अधिकारों को प्रभावित करती हो।
इस इनकार के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में कड़वाहट और बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि इस कूटनीतिक असफलता के बाद भविष्य में बातचीत के रास्ते बंद हो सकते हैं, जिससे तनाव में और वृद्धि होगी। चीन ने विवादित दक्षिण चीन सागर में अपने कृत्रिम द्वीपों के निर्माण कार्य को पहले से कहीं अधिक तेज कर दिया है। उपग्रह से प्राप्त चित्रों से पता चलता है कि इन द्वीपों पर सैन्य बुनियादी ढांचे, हवाई पट्टियों और उन्नत रडार प्रणालियों का तेजी से विकास किया जा रहा है। इस क्षेत्र पर दावा करने वाले अन्य पड़ोसी देशों ने चीन की इन गतिविधियों पर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों के विरुद्ध है और क्षेत्रीय संतुलन बिगाड़ सकता है। ताइवान के चारों ओर चीन की सैन्य गतिविधियों में भारी वृद्धि देखी जा रही है, जिससे इस द्वीप राष्ट्र पर दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। चीनी लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों द्वारा ताइवान की सीमा के पास नियमित रूप से युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इस स्थिति को बेहद गंभीर बताया है और अपनी सेना को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। वैश्विक नेताओं ने चीन से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन बीजिंग ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दे पर किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए व्यापक रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। भारत का मुख्य उद्देश्य इस प्रभावशाली समूह के भीतर आर्थिक सहयोग को बढ़ाना और सदस्य देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं को कम करना है। इस सम्मेलन के दौरान भारत अपनी तकनीकी प्रगति और डिजिटल नवाचारों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा। अध्यक्षता का ये कार्यकाल भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित करने का अवसर प्रदान करेगा। सरकार ने इसके लिए विभिन्न कार्य समूहों का गठन किया है, जो विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कार्य करेंगे। आगामी सितंबर शिखर सम्मेलन में भारत का मुख्य एजेंडा वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। वर्तमान वैश्विक अस्थिरता को देखते हुए भारत एक ऐसी प्रणाली विकसित करना चाहता है जो सभी देशों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर सके। इस सम्मेलन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उपायों पर गहन चर्चा की जाएगी। भारत का मानना है कि बिना ऊर्जा सुरक्षा के कोई भी राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस पहल को दुनिया भर के ऊर्जा विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं का समर्थन मिल रहा है। भारत लंबे समय से एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का समर्थक रहा है, जहां शक्ति किसी एक केंद्र तक सीमित न होकर विभिन्न देशों के बीच बटी हो। इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए भारत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। सितंबर शिखर सम्मेलन के दौरान भारत इस बात पर जोर देगा कि वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए। बहुध्रुवीयता से न केवल वैश्विक संतुलन बना रहेगा, बल्कि ये संघर्षों को रोकने में भी सहायक सिद्ध होगा। भारत की इस कूटनीति को वैश्विक दक्षिण के देशों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान इस समय अपनी विदेश नीति को लेकर गहरे संकट और बड़ी कूटनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। दुनिया की महाशक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखना उसके लिए दिन ब दिन कठिन होता जा रहा है। एक तरफ उसे अपने आर्थिक हितों के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ उसे पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को भी बचाना है। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी इस समय एक ऐसी बारीक रेखा पर चल रही है जहां एक छोटी सी गलती भी उसके लिए भारी पड़ सकती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए अपनी संप्रभुता और आर्थिक जरूरतों के बीच सामंजस्य बिठाना इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। वैश्विक तेल बाजारों में होने वाली भारी उथल-पुथल को देखते हुए भारत के लिए अपनी ऊर्जा जरूरतों का विविधीकरण करना अब अनिवार्य हो गया है। भारत वर्तमान में अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिससे वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव के प्रति बहुत संवेदनशील है। सरकार अब नए ऊर्जा स्रोतों जैसे हरित हाइड्रोजन, परमाणु ऊर्जा और अधिक कुशल सौर प्रणालियों में भारी निवेश कर रही है। ऊर्जा डाइवर्सिफिकेशन से न केवल देश की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि ये पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी मजबूती प्रदान करेगा। ये रणनीतिक बदलाव भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में चल रहे विभिन्न वैश्विक संकटों के बीच भारत ने एक सशक्त और तटस्थ कूटनीति का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सर्वोपरि रखते हुए भारत ने किसी भी गुटबाजी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है और शांति के पक्ष में खड़ा रहा है। भारतीय नेतृत्व ने वैश्विक मंचों पर स्पष्ट किया है कि संवाद और कूटनीति ही किसी भी जटिल समस्या का एकमात्र समाधान है। भारत की इस स्वतंत्र विदेश नीति ने उसे दुनिया के देशों के बीच एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब जटिल वैश्विक विवादों को सुलझाने में भारत की भूमिका को गंभीरता से स्वीकार करने लगा है। यदि होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव के कारण व्यापार मार्ग बाधित होता है, तो पूरी दुनिया को एक अभूतपूर्व तेल संकट का सामना करना पड़ सकता है।
इस मार्ग से प्रतिदिन लाखों बैरल तेल का परिवहन होता है, जो दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ है। तनाव बढ़ने की स्थिति में तेल की कीमतों में अचानक और भारी उछाल आ सकता है, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति अनियंत्रित हो सकती है। विभिन्न देश इस खतरे को देखते हुए अपने रणनीतिक तेल भंडारों को भरने में जुट गए हैं। समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस मार्ग को खुला रखना वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए इस समय सबसे अनिवार्य कार्य है। मध्य पूर्व के संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए कई देशों ने अपनी नौसैनिक उपस्थिति को और अधिक मजबूत कर दिया है। समुद्री डकैती और ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरों के बीच सुरक्षा के नए और आधुनिक उपाय अपनाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स नियमित रूप से गश्त कर रही है ताकि मालवाहक जहाज़ों का आवागमन बिना किसी बाधा के सुनिश्चित किया जा सके। इसके साथ ही उन्नत रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों का उपयोग संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा रहा है। ये सामूहिक सुरक्षा प्रयास वैश्विक व्यापारिक मार्गों को सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिकी विदेश नीति में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, जिससे सहयोगी देशों के बीच भी भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। अमेरिका में आगामी चुनावों और आंतरिक राजनीतिक दबाव के कारण समझौते की दिशा में ठोस कदम उठाना मुश्किल हो रहा है। ईरान का दावा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी इस पर संदेह जता रहे हैं। इस कूटनीतिक गतिरोध के कारण क्षेत्रीय तनाव कम होने के बजाय और अधिक गहराता जा रहा है। भविष्य में इस समझौते का क्या होगा, ये पूरी तरह से दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व के निर्णयों पर निर्भर करता है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ती सैन्य होड़ ने क्षेत्रीय स्थिरता के सामने नई और जटिल चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। विभिन्न देशों द्वारा अपनी नौसैनिक शक्ति के विस्तार और आधुनिक हथियारों की तैनाती से इस क्षेत्र में संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। छोटे द्वीपीय राष्ट्रों को अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने में कठिनाई हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इस विवाद का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढना अत्यंत आवश्यक है। सैन्य संतुलन के बिगड़ने से न केवल व्यापार प्रभावित होगा, बल्कि ये पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शांति को भी खतरे में डाल सकता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन है। ब्रिक्स 2026 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत नए सदस्य देशों के आर्थिक एकीकरण के लिए एक विशेष रूपरेखा प्रस्तुत कर सकता है। हाल ही में इस समूह का विस्तार हुआ है, जिससे इसके भीतर विविधता और आर्थिक क्षमता दोनों में वृद्धि हुई है। भारत का लक्ष्य इन नए देशों को ब्रिक्स की कार्यप्रणाली में सहजता से शामिल करना और उनके साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देना है। इसके लिए साझा भुगतान प्रणालियों और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। ये कदम वैश्विक व्यापार प्रणाली में डॉलर की निर्भरता को कम करने और ब्रिक्स देशों की आर्थिक संप्रभुता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगा। पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गिरती साख को बचाना एक कठिन चुनौती बन गया है। कूटनीतिक मोर्चे पर उसे कई बार अकेलेपन का सामना करना पड़ा है, विशेषकर आतंकवाद और आर्थिक कुप्रबंधन के मुद्दों पर। दुनिया के कई प्रमुख देश अब पाकिस्तान के साथ गहरे संबंध बनाने से कतरा रहे हैं। वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कड़ी शर्तों को मानने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास फिर से जीतने की आवश्यकता है। यदि वो ऐसा करने में विफल रहता है तो उसका कूटनीतिक अलगाव और बढ़ सकता है। भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं का विस्तार कर रहा है, जिससे उसका रणनीतिक प्रभाव काफी बढ़ गया है। भारतीय नौसेना अब क्षेत्र में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में देखी जा रही है। आपदा राहत कार्यों से लेकर समुद्री डकैती विरोधी अभियानों तक भारत की सक्रियता ने उसे एक विश्वसनीय शक्ति बनाया है। कई मित्र देशों के साथ भारत ने रक्षा समझौते किए हैं ताकि समुद्री क्षेत्र में सूचनाओं का आदान प्रदान सुचारू रूप से हो सके। भारत का ये बढ़ता कद चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करने में एक महत्वपूर्ण कारक माना जा रहा है। ये रणनीतिक विस्तार भारत की भविष्य की समुद्री सुरक्षा नीति का एक मुख्य स्तंभ है। एक बहुध्रुवीय दुनिया के निर्माण में विकासशील राष्ट्रों की भूमिका अब पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारत इन राष्ट्रों की आवाज बनकर उभरा है और वैश्विक मंचों पर उनके हितों की रक्षा कर रहा है। सितंबर शिखर सम्मेलन में भारत ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में विकासशील देशों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए। जलवायु परिवर्तन से लेकर डिजिटल विभाजन तक भारत इन देशों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए नेतृत्व प्रदान कर रहा है। भारत का ये समावेशी दृष्टिकोण उसे वैश्विक दक्षिण के एक स्वाभाविक नेता के रूप में स्थापित करता है, जो वैश्विक न्याय की वकालत करता है।
नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आगामी सितंबर शिखर सम्मेलन के लिए प्रशासनिक और कूटनीतिक तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। दुनिया के शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए राजधानी को सजाया जा रहा है और सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं ताकि शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाली चर्चाओं और समझौतों के मसौदे तैयार किए जा सकें। ये आयोजन भारत की आयोजन क्षमता और वैश्विक कूटनीति के प्रबंधन कौशल की एक बड़ी परीक्षा होगा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नज़रें भी इस कार्यक्रम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ से निकलने वाले संदेश दुनिया की भावी दिशा तय करेंगे। उत्तर कोरिया के बार बार किए जा रहे मिसाइल परीक्षणों के जवाब में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नए और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्योंगयांग पर दबाव बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि कुछ देशों का मानना है कि केवल प्रतिबंधों से समस्या का समाधान नहीं होगा और इसके लिए सीधे संवाद की आवश्यकता है। इन प्रतिबंधों का उद्देश्य उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रम के वित्तपोषण को रोकना है। उत्तर कोरिया ने इन प्रतिबंधों को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया है और अपनी रक्षा क्षमताओं को और अधिक बढ़ाने की धमकी दी है, जिससे तनाव की स्थिति बनी हुई है। आने वाले दशक में वैश्विक व्यवस्था में बड़े बदलाव की संभावना है और भारत अपनी नई सामरिक दृष्टि के साथ इसमें एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत की विदेश नीति अब केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि सक्रिय और दूरगामी है। अपनी आर्थिक ताकत, तकनीकी विशेषज्ञता और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर भारत एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण में योगदान दे रहा है। वर्तमान संघर्षों के समाधान के लिए वैश्विक समुदाय भारत की ओर एक उम्मीद की नज़र से देख रहा है। शांति, स्थिरता और विकास के सिद्धांतों पर आधारित भारत का ये नया दृष्टिकोण आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को पूरी तरह से बदल सकता है।